डियर स्टूडेंट, चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का नेक्स्ट कंटेंट नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। This happen only when there are almost no restriction on anyone to contest in election. This is what our system provides. Anyone who can be a voter can also become a candidate in election. The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years, while it is only 18 years for being a voter. There are some other restrictions on criminal acts, but these apply in very extreme case. Political parties nominate their candidate who get the party symbol and support. Parties nomination is often called party ticket. नॉमिनेशन कौन कर सकता है इलेक्शन में? तो जो भी वोटर है वो सभी वोटर नॉमिनेशन कर सकता है, परंतु इसमें एक माइनर फर्क है। वोट देने का राइट जो है 18 साल पर होता है, लेकिन इलेक्शन में नॉमिनेट होने के लिए, नॉमिनेशन करने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। साथ ही किसी प्रकार का आपराधिक कोई ऐसा कृत्य न हो जिसमें नॉमिनेशन करने वाले व्यक्ति को सजा हुई हो। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में हम टिकट कहते हैं। एवरी पर्सन who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as a security deposit. Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of चुनाव लड़ने का जो भी कैंडिडेट विचार करता है या इच्छुक होता है, उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है और कुछ रकम, कुछ धन जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है, तथा साथ ही उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र भरवाया जाता है जिसमें वह अपने बारे में पूरा ब्यौरा देता है, जैसे सीरियस क्रिमिनल केसेज pending against the candidate, details of the assets and liabilities of the candidate and his, her or her family, and election qualification of the candidate.
उम्मीदवार के खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामले तो नहीं हैं। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता आदि कुछ इस तरह का डिक्लेरेशन कैंडिडेट को करना पड़ता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट की शैक्षिक योग्यता। वाई इज देयर नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग सच एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन व्हेन सम काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नीडेड फॉर एनी अदर जॉब इन द कंट्री। आपको किसी भी जॉब में जाने के लिए शैक्षिक योग्यता तो होती है, नौकरियां प्राप्त करने के लिए शैक्षिक योग्यता होती है, लेकिन इलेक्शन में नॉमिनेशन के किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट relevant to all kinds of jobs. The relevant qualification for selection to the Indian cricket team, for example, is not the attainment of educational degree, but the ability to play cricket well. Similarly, the relevant qualification for being an MLA or an MP is the ability to understand people concerned problems and to represent their insult. Whether they can do so or not is examined by lakhs of examiners, their vote after every 5 years. बहुत से लोग समय समय पर इस बात को उठाते हैं कि नौकरी के लिए जब मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है तो जो हमारे नीति निर्धारक हैं, रूल बनाने वाले हैं, लॉ बनाने वाले हैं, जो हमारा डायरेक्शन करते हैं, हमारा हमको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी भी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो उनकी क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है, इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल दिया है क्रिकेट का, कि क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम या किसी भी क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत होती है उसके खेल के स्किल की, वो कितना अच्छा खेलता है। उसी प्रकार ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनके एग्ज़ामिनर जनता होती है। जनता हर 5 साल में एग्ज़ामिन करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और इस बात की एग्ज़ामिन करती है कि यह व्यक्ति हमारा नेतृत्व करने लायक है या नहीं है, हमारी समस्याओं को समझता है या नहीं है, और हमारे सुख और दुख में जिसको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं वो खड़ा होता है कि नहीं होता है। और इन सब कामों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी में ये समझा गया कि किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कोई बहुत पढ़ा लिखा हो जाएगा तो बहुत अच्छा जो है नेतृत्वकर्ता भी हो सकता है, बहुत अच्छा लीडर हो सकता है, या किसी के सुख दुख को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, उसके सुख दुख या उसके संघर्षों में उसके साथ खड़ा भी हो सकता है। ऐसा कोई जो है मापदंड नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमारे इंडिपेंडेंस की जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उसमें ऐसा नहीं था कि केवल एजुकेटेड लोगों ने लड़ाई लड़ी, एजुकेटेड लोगों से ज़्यादा वह जनता लड़ाई लड़ी थी जो एजुकेटेड नहीं थी, संघर्ष किया था, लाठियाँ खाई थी, गोलियाँ खाई थी। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करने वाले जो उस समय के लोग थे
उन्होंने प्रतिनिधित्व प्रणाली की सरकार में किसी भी प्रकार के एजुकेशनल फाउंडेशन को नहीं रखा। इवन इफ एजुकेशन वाज रिलीवेंट, it should be left to the people to decide how much importance they give to educational qualification। शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता अगर आवश्यक है भी या होना भी चाहिए, तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। माने आम जन जो वोटर है, जो हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन में ऐसा नहीं है कि केवल अनपढ़ व्यक्ति खड़ा होता है, कम पढ़ा लिखा ही खड़ा होता है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी खड़ा होते हैं। यदि किसी को लगता है कि हमारा रिप्रेजेंटेटर बहुत हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, तो यह आम जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर उसको हाईली क्वालिफायर रिप्रेजेंटेटर की आवश्यकता है तो हाईली क्वालिफाई पर्सन को इलेक्ट करेगा। इन आवर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ democracy। For yet another reason, it would mean depriving a majority of the country's citizen the right to contest election if, for example, a graduate degree like BA, BCom or BSc was made compulsory for candidates. More than 90% of the citizen will become eligible to contest election। अगर हम शैक्षिक योग्यता की शर्त लगा दें तो लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसके खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि देश में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार दिया गया है और ये फंडामेंटल राइट में है, मौलिक अधिकार में है कि आप इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, क्योंकि अभी भी पूरे देश में 100% साक्षरता नहीं है। साक्षरता नहीं है। इसके अलावा हायर एजुकेशन या BA, BSc ग्रेजुएशन लेवल का भी जो एजुकेशन है वह भी बहुत कम है। अगर ग्रेजुएशन लेवल भी फिक्स कर दिया जाए तो लगभग 90% जो जनता है वह चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएगी, जो किसी भी इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कहीं से भी उचित नहीं होगा। एक देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया, इसे आपको करना है। वाई आर द कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू गिव ए डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी? कि उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की चुनाव आयोग में ज़रूरत क्यों होती है? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव ए डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी सो दैट ट्रांसपेरेंसी इज मेंटेन्ड, नथिंग इज kept hidden, the voters should know
everything about the candidates whom they vote। माने आपने जो भी संपत्ति अर्जित किया है उस संपत्ति में पूरी तरह से पारदर्शिता है, कोई भी चीज़ आप छिपा नहीं रहे हैं। कुल मिला करके प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन चुनाव आयोग इसलिए कराता है कि कोई आपके पास ब्लैक मनी तो नहीं है, कोई ऐसा स्रोत तो कमाई का नहीं है जिस स्रोत से आप कमाई तो कर रहे हैं लेकिन वो सरकार से छिपा कर रहे हैं, सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं। इसलिए प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन चुनाव आयोग करवाता है। आगे आपका है ये सूची है जो है दिखाया है कि सूची कैसे, लिस्ट कैसे बनती है, वोटर लिस्ट कैसे बनती है, उस चीज़ को इसमें दिखाया है। आगे नेक्स्ट कंटेंट में है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन को कैंपेन कैसे करते हैं, मैंने इसका प्रचार प्रसार लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं। द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल a chance to choose the representative, the government and the politics they prefer. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make a better government, or what is a good policy. This is what happens during election campaigns. इलेक्शन कैंपेन का मुख्य एम लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधि, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। कौन बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी, किस पार्टी की अच्छी नीति है, इस बारे में फ्री और ओपनली चर्चा बहुत ज़रूरी होता है और यही सब कार्य इलेक्शन कैंपेन के दौरान किया जाता है। इन आवर कंट्री सच campaigning take place for a 2-week period between an announcement of the final list of candidates and the date of polling. During this period, the candidates contact their voters, political leaders, address election meeting, and political parties mobilize their supporters. This is to also the period when newspaper and television news are full of election related stories and debates, but election campaigning is not limited to this 2 week only. Political parties start preparing for election months before they actually take place. उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच में आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए चुनाव आयोग के द्वारा
दिया जाता है। यह एक वैधानिक अवधि होती है। इस अवधि में उम्मीदवार या पार्टियों के कार्यकर्ता मतदाताओं से संपर्क करते हैं, चुनावी रैलियों का आयोजन करते हैं, जगह जगह भाषणों का आयोजन होता है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें और बहसें चलती हैं, डिबेट होती हैं। ये सब जो चुनाव आयोग द्वारा एक लिमिटेड टाइम दिया गया होता है उस बीच में होता है। पर राजनैतिक दल इस चुनावी प्रोसेस को काफ़ी लंबे समय से करते हैं, या ये कह सकते हैं कि राजनैतिक दल अपने को सदैव जनता से संपर्क में रखने का प्रयास करते हैं। 2 हफ्ते का समय तो वह उनके धुआंधार प्रचार करने का समय होता है। अब एक यहाँ पर जो है बहुत पुराने 1971 के जो है कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस का चुनाव प्रचार का एक नमूना दिया है। तो इस नमूने से अच्छा है कि हम लोग जो प्रेजेंट में चुनाव होते हैं उन चुनावों पर हम लोग नज़र रखें कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनकी उम्मीद लोग करते हैं कि ये गवर्नमेंट को बना सकते हैं, वह किन नीतियों और किन वादों के साथ चुनाव प्रचार में जाते हैं और किस प्रकार से वो जनमत तैयार करने का काम करते हैं, उसके लिए जो है नज़र रखेंगे तो ज़्यादा सही होगा। फिलहाल यहाँ पर जो 1971 और 77 के 2 चुनावों के विषय में जिक्र किया है कि इन इलेक्शन campaign political party tried to focus public attention on some big issues. They want to attract the public to that issue and get them to vote for their party. On that basis, let us look at some of the successful slogans given by different political parties in various elections. The Congress party led by Indira Gandhi gave the slogan of Garibi Hatao. In the Lok Sabha election of 1971, the party promised to reorient all the policies of the government to remove poverty from the country. जैसा कि 1971 के लोकसभा में इंदिरा जी ने एक बहुत ही ऐसा नारा दिया जो देश के जन जन के जुबान पर चढ़ गया, वो था गरीबी हटाओ। उन्होंने दावा किया कि सत्ता में आने पर सबसे पहले हम गरीबी हटाएंगे। अब कितनी हटी नहीं हटी एक अलग बात है, लेकिन उस समय यह नारा बहुत पॉपुलर हुआ और देश की जनता इस नारे के प्रभाव में आकर के, इस कैंपेनिंग के प्रभाव में आकर के इंदिरा जी की सरकार बनवाई। वहीं पर सेव डेमोक्रेसी वाज द स्लोगन गिवन by Janata Party in the next Lok Sabha election
held in 1977, the party promised to undo the exchange committed during emergency and restore civil liberties। 1977 का जो लोकसभा चुनाव आया उसमें सभी पार्टियों को मिलाकर एक पार्टी बनी थी, जनता पार्टी, जिन्होंने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू कर दी थी और इमरजेंसी में सारे अधिकार लोगों के छिन गए थे। कभी इमरजेंसी की अलग से चर्चा आएगी तो उस पर हम लोग करेंगे। इसलिए जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाने का नारा दिया और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स को छीन लिए गए थे, डिसॉल्व कर दिए गए थे, उसको बहाल करने को लेकर कैंपेनिंग किए। तरह तरह के नारे गढ़े गए, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों को राज बदल दो, इंदिरा जी का देखो खेल, खा गई चीनी पी गई तेल। उस समय केरोसिन, ऑयल और शुगर की बड़ी शॉर्टेज हो गई थी। एसडीएम से शादी विवाह में परमिशन लेना पड़ता था और वो 5 किलो 10 किलो शादी विवाह जैसे अवसरों पर परमिशन दिया करते थे। तो यह नारा भी बड़ा लोकप्रिय हुआ 1977 के अंदर कि इंदिरा जी का देखो खेल, खा गई चीनी पी गई तेल। इस तरह से इस कैंपेनिंग से प्रभावित होकर के देश की जनता ने जनता पार्टी को के हाथों में सरकार सौंप दी। प्रेजेंट टाइम के कैंपेनिंग की बात यदि हम करें तो जो प्रेजेंट में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 2014 में ज़बरदस्त घोटालों, भ्रष्टाचार और देश के लोगों को ये विश्वास दिलाया कि घोटाला और भ्रष्टाचार करके इन सरकारों ने जो धन विदेशों में जमा किया है उस काले धन को इस देश में लाया जाएगा, इस देश का विकास किया जाएगा। सरकार आएगी तो बड़ी पारदर्शिता से सरकार को चलाया जाएगा। और एक दूसरा मुद्दा हिंदुत्व का मुद्दा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हिंदुत्व के मुद्दे को पर बात की जाएगी। राम मंदिर जैसे सदियों से चले आ रहे का जो संघर्ष है, जो लड़ाई थी, उसका समाधान किया जाएगा। और इन दोनों चीज़ों को इस प्रकार से प्रचारित प्रसारित किया गया कि जनता इनके ऊपर विश्वास करके 2014 और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। कैंडिडेट या पार्टियां अपने चुनावी कैंपेनिंग के दौरान क्या नहीं कर सकती हैं, तो ब्रीवे आर थ्रेटन वोटर्स, मतदाता को कोई लालच देना, घूस देना या धमकी देना, यह काम नहीं कर सकते। अपील टू थीम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन एंड स्पेंड मोर देन ₹25 लाख इन ए constituency for a Lok Sabha election
or rupees 10 lakh in a constituency in an assembly election। चुनाव अभियान में किसी भी प्रकार के सरकारी साधनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोकसभा और असेंबली, पार्लियामेंट और असेंबली दोनों इलेक्शनों के लिए मैक्सिमम खर्च करने की सीमा को भी चुनाव आयोग ने तय किया है। पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए 25 लाख, असेंबली चुनाव के लिए 10 लाख। If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected. In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaign. According to this, no party फॉर कैंडिडेट, अगर इसमें से किसी का भी उल्लंघन होता है तो कैंडिडेट्स का चुनाव रद्द माना जाएगा। चुनाव को रद्द किया जा सकता है अगर उपरोक्त उल्लेखित बिंदुओं का अगर वह पकड़ा जाता है, संदिग्ध पाया जाता है। नेक्स्ट है यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन। सरकारी वाहन, विमान या सरकारी अधिकारियों का कोई उपयोग नहीं कर सकते। Once election are announced, minister shall not lay foundation stones of any projects, take any big policy decisions, or make any promise of providing public facilities। चुनाव के डिक्लेरेशन के बाद, इलेक्शन डिक्लेरेशन के बाद सरकार या सरकार के कोई भी मिनिस्टर किसी भी प्रकार के योजनाओं का डिक्लेरेशन नहीं कर सकता। यह भी एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है, एक जो है बहुत बड़ी बात यह है, क्योंकि अगर इलेक्शन टाइम में आप गवर्नमेंट जो प्रेजेंट की है अगर कोई डिक्लेरेशन करती है तो ऐसा मानना है कि वो चुनाव को इफ़ेक्टिव करेंगे, इलेक्शन को इफ़ेक्टिव करेंगे, प्रभावित करेंगे, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए इलेक्शन के डिक्लेरेशन के बाद सरकार या सरकार का कोई भी मिनिस्टर किसी भी सार्वजनिक कार्य की या जनता के हित की बात सरकारी स्तर पर सरकार के द्वारा वो नहीं कर सकता है, कोई घोषणा हो नहीं कर सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट डे। थैंक यू।